देखते हैं बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? तो व्हेन करंट flows through a wire, magnetic field is created around wire. This effect is called magnetic effect of current. जब वायर में करंट फ्लो करता है तो वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया? ऑरस्टेड ने। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है? ऑरस्टेड ने एक वायर ली और एक मैग्नेटिक नीडल को वायर के पास रखा। अब इसने क्या देखा? व्हेन अ करंट flows through wire, when a current flows through wire, magnetic needle placed near the wire gets deflected. इसने देखा कि जब वायर में करंट फ्लो करता है तो वायर के पास रखी मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। इससे क्या पता लगता है? वी शो दैट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड वायर। We show that there is magnetic field around wire. सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था? on increasing current deflection increases. On increasing current deflection increases, we show that magnetic field increases with increase in current. तो दो ऑब्जर्वेशन लिए। पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि जब वायर में करंट फ्लो करता है तो वायर के पास रखी मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है, जिससे ये पता लगता है कि वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई है। दूसरा, करंट को बढ़ाने से डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है। इससे ये पता लगता है कि करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक नीडल ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बन गई है। तीसरा क्या देखा? ऑन रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, deflection reverses. which show that on reversing current, direction of magnetic field also reverses. Direction of magnetic field
ऑल्सो रिवर्सेस। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन लिए। अब इस बात को भी बताया कि डिफ्लेक्शन किधर होता है, तो इसको बताया है एम्पियर्स ने। इसको कहते हैं एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर्स स्विमिंग रूल। तो एम्पियर्स स्विमिंग रूल बड़ा सिंपल सा है। Imagine a man. Imagine a man swimming in direction of current. एक मैन को मानो जो डायरेक्शन ऑफ करंट में स्विम कर रहा है। तो इसने बताया, तो जो नॉर्थ पोल होगा वो लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाएगा। इमेजिन अ मैन स्विमिंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट, देन नॉर्थ पोल ऑफ अ नीडल will deflect towards लेफ्ट हैंड। नॉर्थ पोल जो है नीडल का लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दें, करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दें, तो मैन को उसी डायरेक्शन में स्विम करना पड़ेगा। तो ये लेफ़्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो नॉर्थ पोल जो है लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो नॉर्थ पोल जो है लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो डिफ्लेक्शन रिवर्स हो गया। तो इस तरीके से उसने बताया कि डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाता है अगर करंट रिवर्स हो जाता है। तो एक आदमी को मानना है स्विम करता हुआ इन डायरेक्शन ऑफ करंट, तो नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड की तरफ रहता है। करंट उल्टा करने पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बदल जाएंगे, तो नॉर्थ पोल जो है लेफ्ट हैंड की तरफ रहता है। ऐसा बताया एम्पियर्स ने स्विमिंग रूल में। अब देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट निकालने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना पड़ता है। तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स passing normally from a given area, passing normally from a given area is called magnetic flux। जैसे ये कोई एरिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो फ्लक्स जो होता है, इधर कंपोनेंट होगा बी का बी साइन थीटा, और इधर कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा। तो नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा है? एरिया के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है बी कॉस थीटा। तो फ्लक्स हो जाएगा बी कॉस थीटा इंटू ए। तो फ्लक्स को हम लिख सकते हैं बी डॉट ए। बी जो है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, जो बताती है कि कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। ए जो होता है वो एरिया वेक्टर होता है। ध्यान रखें, एरिया वेक्टर जो होता है डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस।
अब फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो होता है वेबर, और सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैक्सवेल। और इनमें आपस में रिलेशन ये होती है कि 1 वेबर इज इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल। 1 वेबर जो होता है वो 10 की पावर 8 मैक्सवेल का होता है। एक्चुअली में मेरे को आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट बतानी है, क्योंकि इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में ही बताया जाएगा। फ्लक्स तो किसी और चैप्टर में भी काम आएगा, लेकिन इस चैप्टर में मेनली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो उसकी यूनिट कैसे निकालते हैं इसलिए बताइए। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट देखो, एसआई यूनिट ऑफ बी कैसे निकालेंगे? एसआई यूनिट ऑफ बी, बी के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका एक और नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। 3 नाम है इसके, आगे पता लगेंगे 3 नाम कैसे हुए। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्योंकि फ्लक्स से डिफाइंड है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और मैग्नेटिक इंडक्शन, तो बी के 3 नाम हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन। तो बी के यूनिट आ जाएंगे फाई अपॉन ए कॉस थीटा। तो ऐसा ही यूनिट क्या होगा इसके हिसाब से? फाई है वेबर और एरिया है मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड टेस्ला। टेस्ला को टी से लिखते हैं। अब सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस यूनिट ऑफ बी, फाई की जगह आ जाएगा मैक्सवेल और एरिया की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं गॉस। अब बड़ा इम्पोर्टेंट है टेस्ला और गॉस में रिलेशन, एग्ज़ाम में भी आता है और न्यूमेरिकल में भी काम आता है। तो रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस, रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस। 1 टेस्ला होता है 1 वेबर अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 टेस्ला को हम ले सकते हैं 10 की पावर 8 मैक्सवेल अपॉन मीटर स्क्वायर को कर सकते हैं 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तुमको ये बताया ही है मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है? गॉस। तो 1 टेस्ला जो होता है 10 की पावर 4 गॉस होता है। 1 टेस्ला जो है वो 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है। तो रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस, और 1 गॉस जो होगा वो 10 की पावर -4 टेस्ला होगा। तो डिवाइड करके निकाल सकते हैं, मतलब गॉस को टेस्ला में करना हो तो डिवाइड बाय 10 की पावर 4, और टेस्ला को गॉस में करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। लेकिन ध्यान रखें न्यूमेरिकलों में टेस्ला में ही करना पड़ेगा मोस्टली, क्योंकि टेस्ला ऐसा यूनिट है। ज़्यादातर न्यूमेरिकल या मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स हम ऐसा यूनिट में ही सॉल्व करते हैं। सीजीएस यूनिट में हम बहुत कम करते हैं, क्योंकि जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो सब हमको एसआई में याद होते हैं। अब देखिए बेटा बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट्स लॉ, जैसे एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इस पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया डीएल। डीएल बेटा करंट के डायरेक्शन में ही लेते हैं। डीएल से पॉइंट पी माना आर डिस्टेंस पे, डीएल से एक पॉइंट पी लिया आर डिस्टेंस पे। तो बायोट ने बताया
कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी। अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ, according to Biot-Savart's law, magnetic field intensity due to current element, करंट एलिमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एलिमेंट है इसमें करंट भी है, ये एलिमेंट है स्मॉल वायर का और उसमें करंट भी है, तो करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I is directly proportional to length of element, directly proportional to length of element, dl is directly proportional to sin theta, where theta is angle between current element and line joining current element with point P, line joining current element with point P, and inversely proportional to square of distance between current element and point P। तो ये बायोट ने हमें बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी P पॉइंट पे वो करंट पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, DL पे डिपेंड करती है, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, साइन थीटा पे डिपेंड करती है, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पॉइंट P। तो इसको लिखते हैं, इन सारी बातों को फिर बताते हैं फॉर्मूला क्या आ रहा है बायोट-सावर्ट लॉ का, फिर से देखते हैं। ये DL है करंट एलिमेंट, इसकी डिस्टेंस R है, ये पॉइंट P है। तो बायोट ने हमें क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी करंट पे डिपेंड करती है I पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एलिमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो DB इज प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। कांस्टेंट हटाएंगे तो ये आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो दिस इज बायोट-सावर्ट लॉ। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर कितनी होती है किसी करंट एलिमेंट के द्वारा, ये बताया उसने, और म्यू नॉट को हम कहते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को हम कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7 SI यूनिट में, SI यूनिट में ही यूज़ करते हैं, CGS में बहुत कम करते हैं, पर बता देता हूँ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 1 होती है CGS सिस्टम में।
अब देखते हैं बायोट सेवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्यों बताते हैं? वेक्टर फॉर्म से डायरेक्शन पता लगता है इसलिए बताते हैं। तो हमने देखा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा डी वी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, बेटा क्रॉस प्रोडक्ट से साइन थीटा आता है, तो डी एल क्रॉस आर, और नीचे हो जाएगा आर क्यूब, डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। अब डी एल क्रॉस आर से डायरेक्शन, डी एल क्रॉस आर विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डी एल क्रॉस आर से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। मैंने बताया था जिधर करंट है उधर ही डी एल होगा, तो करंट इधर है तो डी एल भी इधर है और आर इधर है, तो डी एल क्रॉस आर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो डी एल से आर अगर मैं उंगली घुमाऊँ ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर आ रहा है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंदर को क्रॉस से दिखाते हैं, क्रॉस मतलब इनसाइड। अब मैं अगर पॉइंट इधर ले लूँ, पॉइंट में इस तरफ ले लूँ, तो अगर मैं डी एल क्रॉस आर करूँगा तो बाहर आ रही है, तो इधर जो है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है। और भी कई तरीके होते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट की सहायता से बताया है। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ से हम डायरेक्शन बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो डी एल क्रॉस आर के डायरेक्शन में होती है, और क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको याद ही होगा, डी एल क्रॉस आर, तो डी एल से आर उंगलियां घुमानी है राइट हैंड से, डी एल से आर अगर उंगलियां घुमा रहा हूँ राइट हैंड से तो अंदर की तरफ आ रही है इस तरफ, मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंदर को क्रॉस से दिखाते हैं। और डी एल क्रॉस आर में अगर इधर कर रहा हूँ तो बाहर आ रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर की तरफ है इस तरफ। तो और भी कई मेथड है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के, वो मैं आगे बताऊंगा। देखते हैं बेटा हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो सबसे पहला रूल है राइट हैंड थंब रूल। तो बेटा राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? होल्ड द वायर सच दैट thumb points in direction of current, in direction of current, then curled finger मतलब घूमी हुई फिंगर, then curled finger will give direction of magnetic field। जैसे मान लो ये कोई कार्डबोर्ड है, इसमें से वायर निकल रही, करंट ऊपर है, तो आपको वायर को इस तरीके से पकड़ना है कि अंगूठा करंट के डायरेक्शन में हो। तो अंगूठा करंट के डायरेक्शन में होगा तो ये जो उंगलियां हैं ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। तो अगर मैं वायर को पकड़ूंगा तो उंगलियां इधर आएंगी, तो उंगलियों के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर से देखने पे बेटा एंटी क्लॉकवाइज होगा। सपोज वायर में करंट नीचे है, तो मैं इसको मुझे ऐसे पकड़ना पड़ेगा
कि अंगूठा करंट के डायरेक्शन में हो तो उंगलियां ऐसे आएंगी, तो उंगलियां ऐसे आएंगी तो अब की बार मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्लॉकवाइज होगी। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो वायर को पकड़ना है जिससे करंट अंगूठे के डायरेक्शन में हो तो उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड देगी, तो उंगलियां गोल गोल होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सर्कुलर होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन फॉर्म ऑफ concentric circles अराउंड वायर। मैग्नेटिक फील्ड जो है कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगी अराउंड वायर। और कौन सा रूल है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए? बेटा जो मैं यूज करता हूँ वो राइट हैंड पाम रूल है, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या है? इफ thumb points in direction of current, if thumb point in direction of current and fingers point at a point where magnetic field is to be determined, then palm will give direction of magnetic field। बहुत सिंपल सा रूल है। जैसे ये वायर है, इसमें करंट इधर है और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो रूल कहता है थंब पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में कर दो और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसकी तरफ उंगलियां कर दो। तो पाम देखो किधर जा रहा है, तो पाम अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी। या ऐसे समझ लो, मैं तो ऐसे बताता हूँ बच्चों को, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसकी तरफ उंगलियां, तो पेन कहाँ जा रहा है? पेन ऐसे लगा लो, पेन कहाँ जा रहा है? पेन अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी। जैसे इस पॉइंट पे निकालनी है तो बहुत सिंपल है, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा और पॉइंट की तरफ उंगली, जिस पॉइंट पे निकालना है उसकी तरफ उंगली। तो पेन किधर आ रहा है? पेन बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी। बाहर को निकालते हैं, बाहर को बताते हैं डॉट से और अंदर को बताते हैं क्रॉस से। जैसे करंट इधर है, आपको इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो बहुत सिंपल है, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा, पॉइंट की तरफ उंगली, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड आ रही है बाहर की तरफ। जैसे इधर निकालना है तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे, तो करंट के डायरेक्शन में उठा और पॉइंट की तरफ उंगली होनी चाहिए, तो आपको काफ़ी घुमाना पड़ेगा, अपने हाथ को ऐसे करना पड़ेगा। तो पेन जो है, पेन या पाम अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अंदर होगी। थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसे करना, करके देखोगे तो आ जाएगा। देखो करंट के डायरेक्शन में उठा, पॉइंट की तरफ उंगली, तो इधर बाहर आ रही है और इधर के लिए अपने हाथ को पूरा टिल्ट करना पड़ेगा ऐसे। तो करंट के डायरेक्शन में उठा, पॉइंट की तरफ उंगली करोगे तो अंदर आएगी, तो इधर अंदर है इधर बाहर है। ऐसे भी करके देख सकते हैं अगर आप थोड़ा इस तरीके से करें, करंट के डायरेक्शन में उठा, करंट के डायरेक्शन में उठा, पॉइंट की तरफ उंगली, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर आ रही है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है इधर बाहर है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड राइट हैंड पाम रूल। एक और रूल है
उसे हम कहते हैं राइट हैंड रूल फॉर सर्कुलर करंट। देखो क्या रूल है, आपने पढ़ा है ये करंट तो ये मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन उल्टा भी रूल है, उंगलियां करंट तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड। बेटा उंगलियां करंट तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा करंट तो उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड, दोनों रूल हैं। जैसे करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो अंगूठा, उंगलियां करंट है तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड है, तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में बाहर होगी। और अगर मैं क्लॉकवाइज देखूं, क्लॉकवाइज में मैं उंगलियां करूंगा तो अंगूठा अंदर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी। और भी सिंपल तरीके हैं, एक ढक्कन ले लो, ढक्कन को करंट के डायरेक्शन में घुमाओ, तो ढक्कन मैं अगर क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो अंदर जाएगा बाहर जाएगा, अंदर जाएगा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गई। और अगर ढक्कन को मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो खुलेगा तो बाहर आएगा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो गई। और ये भी नहीं याद हो रहा तो आप इतना भी याद कर सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमेशा बाहर होती है और क्लॉकवाइज के लिए अंदर होती है।